हिमांशु जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जैन जी हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हमारे सामने आती हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, तो हम स्वागत करते हैं हिमांशु जैन जी का। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। वेलकम, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हिमांशु जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। देखिए, मैं अश्वनी गौतम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस वेबिनार में आने का मौका दिया। दूसरा, रीतिका ने बहुत बहुत आभार प्रकट, जो रीतिका जी ने मुझे अश्वनी जी से मिलवाया। बेसिकली क्या है, हमारे पैरानॉर्मल की हमने स्थापना 2012 में करी थी सहारनपुर के अंदर। इसका कारण सिर्फ एक था पैरानॉर्मल का, कि ढकोसले ढोंगबाजी को बढ़ावा ज्यादा मिल गया था। जो सही लोग थे वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, सही आदमी तक। और जब सही आदमी मिलता था तो हमें ये सुनने को मिल जाता था, हमारा तो भगवान से ही विश्वास उठ गया कि कुछ नहीं रखा जी। तो हमने क्या करा, जो मैं बेसिकली क्या है, एक साधक हूँ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा तो मैं हूं नहीं। तो जो मेरी तंत्र की एक्सपीरियंस रहा अब तक का, उसको मैंने एक डायरी में मेंशन करा। फिर उसके बाद मैंने किसी को पढ़ाया, उसका फीडबैक देखा। उसके बाद हमने पैरानॉर्मल की स्थापना करी है। पैरानॉर्मल का मतलब छोटा सा है कि तंत्र हो गया प्रैक्टिकल और पैरानॉर्मल हो गया लर्निंग। प्रैक्टिकल से निकली हुई चीज को लर्निंग में करने के बाद जो फीडबैक निकलता है, डेट इज पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल में आपको किसी देवता को, किसी को अपना सामान नहीं देना पड़ता कि भैया जो उपाय है वो बता दिए गए और ओपरी प्राइस से रिलेटेड आदमी ठीक हो जाता है। तंत्र में क्या है, तंत्र में सिर्फ इतना ही फर्क है कि किसी भगवान का या किसी देवता का हमने सामान वगैरह दिया, उसकी जब हमने काम करा तो जब उनका निवारण हुआ तो फिर दोबारा सामान दिया, बस इतना से ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। दूसरा, पैरानॉर्मल को ना भारत के अंदर एक अजीब सी छवि बना दी गई लोगों के दिमाग में। ये घोरी होगा तो बाल बड़े होंगे, तांत्रिक होगा तो ये होगा। मैं डंके की चोट पे चैलेंज करके कह रहा, बताओ मेरे कौन से बाल बड़े हैं, मैं कौन सा हूँ, बिल्कुल जींस टी शर्ट वाला आदमी हूँ। कारण क्या है, ढकोसला उसे करने की जरूरत है जिसके पास कुछ नहीं है, ये मेरा मानना है। दूसरा, हमारी जो बॉलीवुड है, इसका भी योगदान बहुत बड़ा है कि हमारी माइंड में उल्टा डाल दिया कि एक बहुत बड़े कोई तांत्रिक होंगे तो उनके बड़े बाल होंगे, एक खोपड़ी रखी हुई होगी, वो खून छिंटा मारेगा तो जब जाके ये ठीक हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, किसी तंत्र की जो गणना अगर मैं करूं तो इसकी कोई गहराई नहीं है, इसकी कोई अति नहीं है कि कितना है। हाँ, बस इतना कह सकता हूँ कि लोग बाग माध्यम से काली भैरवगढ़ को लेके अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे। क्योंकि मैं तो सीधा सा बताता हूँ, मैं तो गोरख तंत्र वाला आदमी हूँ। उसी के माध्यम से ही मैंने पैरानॉर्मल की स्थापना करी है। आप किसी को अगर पैरानॉर्मल के बारे में या तंत्र के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे बता दो, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, वरना फिर मैं एक जिन का टॉपिक ले लूंगा और वो आपको समझा दूंगा। सर, अगर किसी के ऊपर जादू टोने का असर हो, किसी के घर में जादू टोना या भूत प्रेत का असर हो, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है? किसी के ऊपर दवाइयां भी ना लग रही हो और बहुत हाँ, ज्यादा परेशानी हो रही हो, कुंडली भी ना हो उसकी, फिर तंत्र का सहारा लिया जाएगा। इस पे थोड़ा बिल्कुल। प्रकाश डालें सर। मैं प्रकाश डालता हूँ। अब आपने दो टॉपिक दिए, एक तो जादू टोना, और बीमारी नहीं भाग रही, दवाई वगैरह प्रॉपर चल रही है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहली बात तो जो जादू और टोना है, ये एक छोटा सा टोटका है। जैसे कि एक पान का पत्ता दो से आदमी ने बताया कि भाई से फलानी जगह रखी आओ, और उस आदमी गुजरा होगा। दूसरी चीज, जो ये टोने टोटके हैं, इसकी जो एक्टिविटी है, लगभग घर में क्या लगता है, टोटके दो प्रकार के। एक तो होता है खूनी टोटका, भाई घर में खून की छिंटे आ गई, तो जहां भी खून की छिंटे आएंगी वो काली का हिसाब बनेगा वहां पे, शमशान की कालखा का। और जहाँ पे खून की छिंटे नहीं आ रही टोटके में, कि सामान्य है भाई, घर में कलेश हो रहा, इसके होने के बाद या वो बीमार पड़ गया, या घर में एक्सीडेंट ही लगातार हो रहे, इसका एक छोटा सा माध्यम नजर है, उसे है ना गलत गलत सपने दिखाई देने शुरू कर देंगे कि भाई मुझे शमशान भी दिख रहा, मुझे मरवा भी दिख रहा। अब उनके देवी पितर दिखने शुरू कर देंगे,
जो उनके मरे हुए बाप दादा होंगे वे दिखने शुरू कर देंगे। अच्छा, घर में ना स्मेल भी आ जाती है कभी कभी, टॉयलेट की, बाथरूम की। तो ये छोटा सा टोटके का एक उपाय बता देता हूँ मैं, छोटा सा, क्योंकि इसके अलावा टोटके मैंने तो अब तक अपनी जिंदगी में 14 साल में देखे नहीं, इन दो टोटकों के अलावा। इसमें ये छोटा सा मामला क्या है कि एक पान का पत्ता, दो पतासे, दो लौंग और जरा सा हलवा, कोई सा ही बना लो। दिन सोमवार हो, बुधवार हो, बृहस्पति हो, अंदर से लेकर बाहर तक 7 बार घुमा के, बिना पीछे मुड़े, बिना उसे बोली, कहीं दूर रखे हो अपने घर में, एकदम शांति मिल जाएगी। दूसरा दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये भी है कि भाई एक मारा हम तो उपाय कर ही नहीं सकते, ऐसे भी आए मेरे पास। किसी को कह दिया मैंने, मैं कहा भाई एक काम करिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रुपए पान के पतस्से वाली ही है, लोगों वाले, क्योंकि मैंने साधना इसी भी सिद्ध कर रखी। किसी को कह दिया भाई 2 पतस्से रखता कि महाराज मैं तो नहीं कर पाने का, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि भाई भभूति दे देंगे, और आपको भी लोग गोग बनानी सिखा देंगे। भभूति में कोई ज्यादा बड़ा जो गोग नहीं है। भभूति को गंगा जल में मिलाया, अपने घर में छिंटा करना शुरू करा, टोटके का असर खत्म। ये तो था टोटका। अब बुखार की सुन लो, जो रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा और बुखार है, ये डिपेंड करता है कि भैया ये कौन से दिन से बीमार पड़ा। जिसपे पैरानॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो भाई ये कौन से दिन से बीमार पड़ा, सबसे पहले इसकी एक्टिविटी क्या रही, इसने उल्टी करी, छाती में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अगर छाती में दर्द होने से बुखार बनाओ तो इसने काली का प्रसाद 100% खाया है, या इनके घर में काली पुष्टि होगी, किसी ना किसी रूप में पुष्टि होगी, उसका सामान देना पड़ेगा, जब जाकर ठीक होगा। अगर छाती में दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पैरों से दर्द हुआ या रीढ़ की हड्डी से दर्द हुआ, क्योंकि दर्द जो है इन 2 3 4 जगह ही रुकता है, इससे ज्यादा नहीं रुकता। तो इसके बाद इसका मतलब यह है कि भाई आप पड़ोस में से निकले, कहीं गंदी हवा लगी, कोई दारू पी के आए हो, मीट खा के आए हो, क्योंकि खुशबू लगा के गए हो, क्योंकि जो ये शक्तियां हैं ये देखती तो बोलती तो है नहीं, आराम से सोती रहती हैं, लगती कैसे हैं आपस में। आपने खुशबू लगा ली, वो चल दी साथ में, कहने लगी बड़ी अच्छी खुशबू है, चले जी भाई इसके साथ। तो ये इसकी एक कंडीशन है कि बुखार किस प्रकार से आया। अगर महाराज एक छोटा सा उपाय बता दूं, दवाई नहीं लग रही, बुखार टूट नहीं रहा, सबसे बढ़िया गुरु गोरखनाथ के एक भभूति पढ़ के दे दो और अपना 3 दिन बाद बता दियो बुखार कहाँ गया। और बताओ। थैंक यू भगत जी। अजी महाराज भगत जी ना, तो लोग बाग तांत्रिक कहना शुरू कर देंगे, हम तो अब मुजफ्फरनगर की टोन है आपकी, मुजफ्फरनगर की टोन है। और कोई क्वेश्चन हो मुझे बताओ आप, क्या मन में जो भी मन में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा हो। हिमांशु जी क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे, नंबर सबके ग्रुप में है, वहां से आप ले सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। समय को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ नेक्स्ट ले रहे हैं नम्रता ओझा जी। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं आज शनि देव के बारे में मेरे कुछ विचार है और जो अवलोकन है वो प्रदर्शित करना चाहूंगी। कलयुग में शनि देव को बहुत ही महत्व दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि का बहुत अधिक महत्व होता है। शनि मकर और कुंभ राशि में स्वामी होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि बहुत ही मंद गति के चाल चलने वाले ग्रह हैं। शनि एक राशि से दूसरी राशि से जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि की दशा 7.5 साल की होती है, जिसे शनि 7.5 कहते हैं। शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि न्याय करने वाले ग्रह हैं। अच्छे कर्म करने वाले जातकों पर शनि शुभ फल प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले जातकों पर अपनी तिरछी नजर रखते हैं। शनि की टेढ़ी नजर पाने से जातक उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल और रोगी होने लगता है। शनि अगर व्यक्ति की कुंडली में उच्च के हो तो वह उसे रंग से राजा भी बना देते हैं। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लग्न भाव में होता है तो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता है। शनि का वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पितये शं योरभि स्रवन्तु नः। शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि का मंत्रों का नियमित जाप करने से जीवन में परेशानियों का बोझ कम हो जाता है।
शनि ग्रह का महत्व। शनि ग्रह की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव के पिता सूर्य देव है। शनि का रंग काला होने की वजह से सूर्य देव इन्हें अपना पुत्र नहीं मानते हैं। इस कारण शनि हमेशा अपने पिता से वंचित रहते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के लिए शुभ होता है। इस दिन उन्हें सरसों का तेल अवश्य अर्पित किया जाता है। आध्यात्मिक विशेषता। शनिदेव अत्यंत विशिष्ट देव है। वे ग्रह भी है और देवता भी। उनका प्रताप ऐसा है कि वे राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। उनकी विशेषताएं इस प्रकार है। सूर्य पुत्र शनिदेव मृत्यु लोक के ऐसे स्वामी अधिपति है जो समय आने पर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें सजा देकर सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि आधुनिक युग के न्यायाधीश है और न्याय हमेशा अप्रिय होता है, इसलिए उन्हें क्रूर लोग समझते हैं। शनि देव का काला रंग ही ऐसा रंग है जिस पर दूजा रंग नहीं चढ़ सकता है। शनि की धातु लोहा है जो सबसे अधिक उपयुक्त तथा शक्तिशाली है। शनि की प्रिय वस्तुएं तेल, कोयला, लोहा, काला तिल, उड़द, जूता, चप्पल दान के रूप में प्रदान किया जाता है। शनि देव की स्थापना के समय तथा श्रम का आंशिक दान सर्वोत्तम दान है। श्री शनिदेव अध्यात्म के मालिक है। किसी भी आराधना, साधना, सिद्धि हेतु शनिदेव की उपासना परम आवश्यक है। श्री शनिदेव संगठन के मालिक है अतः उनकी कृपा बिना संयुक्त परिवार की कल्पना ही असंभव है। शनिदेव रोग मुक्ति तथा आयु वृद्धि की सदैव कामना करते हैं। शनिदेव कलयुग के साक्षात भगवान है। शनिदेव से राजा को रंक और रंक से राजा को प्रभावित करते हैं। शनिदेव नश्वर जगत के शाश्वत असाधारण देव है। शनि का वाहन सिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। शनिदेव का आयुध धनुष बाण और त्रिशूल है। शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए शनि चालीसा का पाठ हर शनिवार को अवश्य करना चाहिए। वैज्ञानिक विशेषता। शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक ऐसे दानव है जो कि इसकी औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी के 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। इसका खगोलीय चिन्ह है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतया लोहा, निकल और सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के कोर से बना हुआ है जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल को अमोनिया क्रिस्टल के कारण हल्का पीला रंग दर्शाता है। माना गया है धातु हाइड्रोजन परत और भीतर भी विद्युतीय धारा शनि के ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है और बृहस्पति की 20वीं शक्ति के करीब है। बाह्य वायुमंडल और आमतौर पर नीरस और स्पष्टता में कमी है। हालांकि दीर्घायु आकृतियां दिखाई दे सकती है। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर घंटा मानी जाती है जो बृहस्पति की तुलना पर तेज गति इतनी वह मानी नहीं जाती है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असत चाप से मिलकर बनी रहती है। ज्यादातर चट्टानी व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों से बनी हुई है। 62 चंद्रमा ग्रह की परिक्रमा करते हैं। 53 अधिकाधिक तौर पर निश्चित है। इनमें छल्लों के भीतर से सैकड़ों चंद्रमा शामिल नहीं है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से बड़ा है और बड़े वायुमंडल को संजोकर रखने वाला सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है। सभी ग्रहों में शनि देव की विशेषताएं बहुत अधिक है और जो व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें हनुमान जी की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। यह कहकर मैं अपने अल्प वक्तव्य को शनि देव के चरणों में प्रणाम करके समर्पित करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हमारे साथ अमृतसर से कुलदीप भास्कर जी हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। और कुलदीप जी बकरी ग्रहों पर मेरा आज का विषय जी हाँ बकरी ग्रह, लेकिन मैं पंत जी ने एक वर्षफल की कुंडली बताई थी
तो मैं लाल की प्रैक्टिस करता हूँ, उसी हिसाब से मैं उस कुंडली के बारे में चाहूंगा। मनुष्य बंदा स्वयं लेख से अपने लेख कुलदीप जी, विधाता कर्म। कुलदीप जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी प्रभु, जय शंकर जी। मनुष्य बंदा स्वयं लेख से अपने लेख विधाता कर्म से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अगल न किस्मत हो। तो जो प्राणी इस संसार में आया होगा, मैं अक्सर कहता हूँ समा करे नर क्या करे, समय बहुत बलवान, असर ग्रह का सफर होगा परिंदा पशु इंसान। जिस संसार ने इस संसार में प्राणी ने जन्म लिया है, उसका एक दिन अंतिम समय जरूर आएगा और उसको ग्रहों के अच्छे बुरे फलों का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो जैसे पंत जी ने कुंडली बताई थी, प्रश्न कुंडली बना के, तो लाल किताब में ऐसा है कि आदमी की मौत कब होनी है। जिन्होंने लाल किताब पढ़ी होगी या जिनके पास होगी, लाल किताब का पेज है 1170 नंबर, जो बेनी माधव गोस्वामी जी ने लिखी है 1952 वाली। उसमें लिखा है 1170 नंबर पेज पर, नकारा कूच, मौत का वक्त, सामने मरना है। कर्म जब हो खत्म अपना, जहां खजाना लेख का, खुद ब खुद ही या बनेगा सब बहाना मौत का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मानो जन्मा काम था, मौत डंक के चोट लगती, चलता खासो आम था। जिसका समय खत्म हो गया, जिसके ग्रह उसके विपरीत स्थिति में आ गए, तो उसने संसार से चले जाना है। अब ये ग्रह कब ऐसे आएंगे? जिस वर्षफल में, लाल किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जिस वर्षफल में जातक की कुंडली में शुक्र या पापी ग्रह, जिसको हम राहु केतु शनि मंगल कहते हैं, ये जब मंदे हो जाएं, तो समझो इंसान का आखिरी समय आ गया। और इसके साथ साथ बुध, राहु और केतु किसी तरह भी कुंडली में इकट्ठे हो गए, तो उस इंसान का अंतिम वक्त आ गया। खाना नंबर 3 खाली हो, जैसे में मंदे ग्रह बैठ जाए, या खाना नंबर 6 या 8 में से कोई एक या दोनों मंदे हो जाए, 6वां और 8वां घर दोनों मंदे हो जाए, तो भी समझो आदमी का अंत समय आ गया है। इसके अलावा बड़ी खास बात है, जो जातक की जन्म कुंडली है, उसके केंद्र के ग्रह, यानी खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 के ग्रह कुंडली में 1, 4, 7 से बाहर चले जाएं, जिस वर्षफल में, जहां केंद्र खाली हो जाए, तो भी समझो उस जातक का अंतिम समय आ गया है। कुंडली में चंद्रमा मंदा हो जाए, फिर भी ऐसा ही होता। या फिर खाना नंबर 4, खाना नंबर 2 की मार्फत खाना 8 की जहर बढ़ाने का बहाना बन जाए, खाना नंबर 8 को मृत्यु का खाना कहते हैं, तभी आदमी का जो है अंतिम समय आ जाता है। या फिर बुध अपने मंदे घरों 3, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें आ जाए, तो समझो आदमी का अंतिम समय आ रहा है। या राहु खाना 8 में आ जाए, या चंद्र और राहु इकट्ठे हो जाए, या चंद्र खुद ही किसी तरह से मंदा हो जाए, तो ये किताब में लिखा है, जब भी ऐसी स्थिति बन जाए, तो समझो उस जातक का अंतिम समय आ गया, उस जातक का इस संसार से कूच करने का समय आ गया है। तो अब मैं बात करता हूं, जो मेरा आज का टॉपिक था, बकरी ग्रह। वैसे तो मैं लाल किताब की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन लाल किताब भी वैदिक से ही शुरू होती है, तो हम बकरी ग्रह जरूर गिनते हैं। तो पहले तो मैं आपको सूत्र बताता हूं कि बकरी ग्रह होते क्या हैं। इसमें बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी बातें छिपी हुई हैं, हर एक विद्वान के अलग मत हैं। जब भी गोचर में सूर्य से 6, 7 या अष्टम भाव में गुरु, मंगल, शनि ये आके बैठते हैं, तो समझो वो ग्रह बकरी हो गया। सूर्य चंद्र हमेशा सीधी स्थिति में चलते हैं, कभी बकरी नहीं होते। राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं। तो ये ग्रह अगर उनसे दूर चले जाएं,
यानी छठे, सातवें, अष्टम भाव में बैठ जाए तो समझो जे बकर गति से चल रहे हैं। अभी बाकी के 2 ग्रह रह गए, बुध और शुक्र। ये तो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, ये तो छठे, सातवें, अष्टम जाते ही नहीं है। तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? जब भी बुध सूर्य से 20 डिग्री दूरी पे चला जाए तो उसकी बकर गति शुरू हो जाती है। और शुक्र जो है वो अगर गुरु से सूर्य से 29 डिग्री दूरी पे चला जाए तो वो बकर गति में चला जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा कुछ कुंडलियों में सूर्य से पंचम भाव में भी गुरु या शनि बकरी होकर बैठे होते हैं, या नवम भाव में भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या देखना है, सूर्य से उस ग्रह की दूरी 150 डिग्री होनी जरूरी है। जब 150 डिग्री यानी सूर्य अपनी राशि में आया ही और दूसरा ग्रह जाने वाला हो गया, तब वो ग्रह बकरी हो जाएगा। यानी 150 डिग्री का फर्क होना जरूरी है। और इस बारे में सभी विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। इसमें अलग अलग विचार दिए गए हैं और सभी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। हर ग्रंथ में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, किंतु एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि ऐसे ग्रह जो भी बकरी ग्रह हैं वो बकर गति में अच्छे फलादेश नहीं देते। लेकिन अच्छे ग्रह जब बकरी होते हैं और क्रूर स्थान पे चले जाते हैं, जब अपने नीच घर में चले जाते हैं, तो हमेशा अच्छा फलादेश देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। अभी सारावली के अनुसार बकरी ग्रह सुख प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन यदि कुंडली में बकरी ग्रह शत्रु राशि में आ जाए या बलहीन अवस्था में आ जाए, तब व्यक्ति को बिना मतलब के पूरे फल देते हैं। और संकेत निधि में भी ऐसा कुछ लिखा है कि मंगल जब बकरी होता है तो अपने स्थान से तीसरे भाव में प्रभाव को दर्शाएगा। और जो गुरु है वो बकरी होने पर अपने से पंचम भाव के फल को खराब करेंगे। बुध अपने से चतुर्थ भाव के और शुक्र अपने से सप्तम भाव के प्रभाव को खराब करेंगे, और शनि अपने स्थान से नवम भाव में प्रभाव देते रहेंगे। और ऐसा ही जातक परिजात में भी लिखा है कि बकरी ग्रह के अलावा शत्रु भाव में किसी अन्य ग्रह का भ्रमण अपना 1/3 फल खो देता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसे और भी बहुत से ग्रंथों में लिखा है कि कैसे कैसे फलादेश मिलते हैं। लेकिन सर्वार्थ चिंतामणि में आचार्य वेंकटेश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, आपसे साझा करता हूं। क्योंकि बकरी ग्रहों की जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो कैसे फलादेश आएंगे। मंगल ग्रह जब बकरी हो जाए तो उसकी महादशा, अंतरदशा चल रही हो तो व्यक्ति अग्नि तथा शत्रु आदि के भय से परेशान रहेगा। और ऐसा कई कुंडलियों में हमने आजमा कर देखा है। ऐसी हालात उसके साथ होते हैं। और ऐसे जातक अकेले बैठकर सोचते हैं, एकांत में वास करने वाले हो जाते हैं, अकेले रहने वाले, यानी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं ऐसे जातक। और बकरी बुध अपनी दशांतर दशा में हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत सुख भोगता है और जातक की रुचि धार्मिक कार्यों में बहुत लगती है और इसके उसको अच्छे फलादेश मिलते ही हैं। और गुरु जब बकरी हो जाए तो परिवार में सुख समृद्धि देता है, शत्रु पक्ष पर विजय हासिल करता है और जातक एक वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। ऐसा देखा गया है। और शुक्र देव जब बकरी होते हैं तो जातक को मान सम्मान देते हैं। इसलिए सर्वार्थ चिंतामणि में भी कहा गया है कि बकरी शुक्र
अपनी दशा में व्यक्ति को वाहन सुख प्रदान करता है और अपनी सुख सुविधाओं के लिए सभी साधन जुटा लेता है, ऐसा देखा गया है। और शनिदेव जब बकरी होते हैं तो वो अपनी महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा में जातक से अपव्यय कराता है, फजूल खर्ची कराता है। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसा शनि व्यक्ति को मानसिक तनाव और दुख प्रदान कर देता है। यानी कि जब भी बकरी ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह बकरी ग्रह, जहाँ कुंडली में जब दोबारा भी बकरी होते हैं तो हमें उनके सुख साधन या धन आदि के आदान प्रदान में दिक्कत करते हैं। अगर शुरू में खराब है तो बाद में अच्छे फलादेश देंगे, या नीच घर में आके अच्छे फलादेश दे देंगे, और अच्छे घरों में आकर बकरी ग्रह अक्सर बुरे फलादेश देते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, इतनी बात करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अश्विनी गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लोगों को आज हमारे घर भेजा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। बकरी ग्रह के ऊपर आपका वक्तव्य जो है वो सुनकर बहुत मजा आया।